सवाल है, चिराग पासवान कर रहे हैं कि जेडीयू से अलग होकर लड़े 143 फिर 43, इसी के बीच में सीट चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो, हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, शनिवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना पहुंचे और आते ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले उन्होंने चिराग पासवान पर बयान दिया है और पलटवार भी क्या है पूरा मामला। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या हुआ अब? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया था। कहा था कि भाई अकेले चुनाव लड़ सकते हैं सभी सीटों पर। उन्होंने मायावती और काशीराम का उदाहरण दिया था कि मायावती और काशीराम ने अकेले चुनाव लड़ करके पहली बार 6% वोट लाया था और उनकी पार्टी देखिए कहां से कहां पहुंच गई। उनको इस बात का मलाल है कि उनकी पार्टी को अभी तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिल पाया है। इसके लिए ज़्यादा सीटों पर लड़ना पड़ेगा, ज़्यादा सीटें जीतना पड़ेगा, ज़्यादा वोट लाना पड़ेगा। तो मांझी को इस बात का बड़ा मलाल है कि अपने जीते जी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिला पाए हैं और उसके लिए वो संकेत दे रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम सभी सीटों पर भी चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। क्या सर सभी सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं मांझी? नहीं, अभी तो उन्होंने बिल्कुल पलटी मार दी है और आज उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हेडक्वार्टर से जो आदेश आएगा वही होगा। मतलब बीजेपी को वो हेडक्वार्टर बता रहे हैं। वो हेडक्वार्टर आला कमान सब कहते हैं, अपनी पार्टी के तो वही आला कमान है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हेडक्वार्टर से मतलब दिल्ली से जो आदेश आएगा उसको माना जाएगा, जितनी सीटें मिलेंगी स्वीकार होगा। फिर सर दिल्ली में क्यों बोल रहे थे हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं? पत्रकारों ने सवाल पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई अकेले चुनाव लड़ने का मेरा मतलब ये नहीं था। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी बोलना पड़ता है, ज़्यादा सीट की मांग करनी पड़ती है और हमने इसलिए कहा कि सभी सीटों पर तैयारी करिए, स्वतंत्र चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए कहा कि हर सीट पर तैयारी हमारी होनी चाहिए और एनडीए चुनाव लड़ेगा तो हर सीट पर हम पार्टी को भी मजबूती से मदद करना चाहिए ना। तो मजबूती से मदद करने के लिए मजबूत तैयारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के लिए उन्होंने बोला है और एनडीए के उम्मीदवार तो हर सीट पर लड़ेंगे। चिराग पासवान पर सर फिर से सुनने में आ रहा है कुछ पलटवार कर रहे हैं। चिराग पासवान पर उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उनके चेहरा और चरित्र को सब जानते हैं और इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, चिराग पासवान कब क्या कहेंगे पता नहीं, कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन सही यही होगा कि अभी देश की ज़रूरत है एनडीए की सरकार, बिहार की भी ज़रूरत है। इसलिए एनडीए के साथ सहयोगी दलों को कदम ताल करके रखना चाहिए, यानी एनडीए को मजबूत करने के लिए कदम उठाना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे एनडीए कमज़ोर पड़े। तो एक तरह से चिराग पासवान पर उन्होंने निशाना साधा है। उनका नाम नहीं लिया, लेकिन सवाल तो उनके नाम को लेकर ही पूछा गया कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि 143 सीटों पर लड़े थे, दोबारा 40 सीटों पर लड़े थे, उसी के बीच की सीट चाहिए, मतलब 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। उसी पर मांझी ने कहा कि उनका चेहरा चरित्र सबको पता है और मुझे लगता है कि सभी सहयोगी दलों को एनडीए के साथ एकजुट रहना चाहिए, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। सर, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है एनडीए का, उससे कहीं ना कहीं खारिज करते दिख रहे हैं चिराग पासवान और मांझी। बोल रहे हैं अभी सीट बंटवारा होगा, अभी दिल्ली जाएंगे तब होगा। हाँ, देखिए बात सही है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। मुझे भी नहीं लगता है कि 10 सीटें मांझी को मिल पाएंगी और उतनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को। मतलब कटौती होगा सर कि बढ़ोती होगा? कटौती होगी, क्योंकि सीटें तो 243 है और 100 से कम सीट पर बीजेपी नहीं लड़ेगी और उससे कम पर जेडीयू भी नहीं लड़ेगा। तो दोनों बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगे, 1-2 सीट आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो बचेंगी कितनी? 40 सीटें बचेंगी। 40 सीटें बचेंगी, उसमें चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मांझी भी हैं। तो चिराग पासवान तो 25 से कम सीट पर मानेंगे नहीं, तो 25 उनको दे दिया गया, तो बचेगी कितनी सीटें? 15 सीटें। तो 7 सीटों पर मांझी लड़े थे पिछला चुनाव, उतनी सीटें उनको भी मिल सकती हैं और उनको भी लगभग जीतन राम मांझी के बराबर सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि सभी दल अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं सीट बंटवारे के पहले।
और मांझी ने तो आप क्लियर कर दिया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद ही सीटों पर अंतिम बातचीत होगी। तो रिहर्सल चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, बातचीत चल रही है, लेकिन फाइनल कुछ फैसला हुआ नहीं है। चिराग पासवान 25 सीट में मान जाएंगे? अब नहीं, वो तो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं और सूत्र बता रहे हैं कि 30 से कम पर मानेंगे नहीं। लेकिन उनको अगर 25 सीटें मिल जाती हैं, एक राज्यसभा की सीट मिल जाती है, तो भरपाई हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि चिराग मान जाएंगे, क्योंकि चिराग के तेवर पहले तल्ख जरूर थे, लेकिन ये भी वो कह चुके हैं कि 2020 वाला गलती नहीं दोहराएंगे, मतलब अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सर्वे है, जो हमने सर्वे किया है हर विधानसभा चुनाव का, उसके नतीजे को देख लीजिए, पता चल रहा है कि एनडीए भारी है महागठबंधन पर। तो ऐसे में चिराग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? तो चिराग तो रहेंगे एनडीए के साथ ही, लेकिन वो प्रेशर बना रहे हैं। हर नेता चाहता है कि उसको ज़्यादा से चिराग और मांझी की जो लड़ाई है कहीं ना कहीं सार्वजनिक है, क्या इसका असर दिखेगा? नहीं, चिराग पासवान के वोटर पासवान हैं, जीतन राम मांझी के वोटर मुसहर भुइयाँ हैं, तो दोनों अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं। चिराग पासवान का वोट पूरी तरह से ट्रांसफ़र होता है, सब जानते हैं। जीतन राम मांझी के वोटर ज़्यादा सीधे साधे हैं और राजनीतिक रूप से थोड़ा पीछे हैं पासवानों की अपेक्षा, तो उनके वोट को थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन चिराग पासवान के वोटर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। चिराग पासवान जहाँ जाते हैं उनके वोटर वहीं चले जाते हैं, तो इसलिए उनकी ताकत ज़्यादा है ना। और देखिए, जीतन राम मांझी को 7 सीटें मिलती हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी उतनी ही सीटें, और चिराग पासवान को बात हो रही है 25-30 सीट की, इसलिए कि उनका सॉलिड वोट बैंक है, उनका वोट ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफ़र होता है, और जिसका वोट ट्रांसफ़र होता है उसी की अहमियत है ना। क्योंकि चिराग पासवान महागठबंधन के साथ भी जाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका वोट ट्रांसफ़र होगा, महागठबंधन को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन माइनस चिराग तो बीजेपी भी नहीं सोच सकती है सरकार बनाने का, क्योंकि बीजेपी तो पेबंद पर आधारित है, माने 2%, 5%, 4%, 1% को जोड़ करके वो चुनाव जीतती है। ऐसे में एक मुश्त 6%, 5% वोट लेकर चिराग चले जाएंगे महागठबंधन के साथ, तो 10% वोटों का अंतर पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा बीजेपी होने नहीं देगी, चिराग पासवान को मना लेगी। और चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, उनके 5-5 सांसद हैं, और सभी सांसद प्रो एनडीए ही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान छोड़ेंगे। लेकिन वो प्रेशर बना रहे हैं और वो हार्ड बार्गेनर भी हैं। मुझे लगता है कि वो 25 सीटें ले लेंगे। 25 सीटें ले लेते हैं तो उनकी कामयाबी ही कही जाएगी, और कई सीटों की अदला बदली भी होनी है। जैसे चिराग पासवान गोविंदगंज की सीट चाहते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए, उस सीट से बीजेपी का सिटिंग विधायक है राधा मोहन सिंह वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। उसी तरह से कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। तो बातचीत चल रही है कि कौन किस सीट से लड़ेगा, और उसके बाद संख्या तय होगी। तो अभी जो खबर आ रही है कि 102 पर जेडीयू लड़ेगा, 101 पर बीजेपी लड़ेगी, चिराग को 20 सीटें मिलेंगी, 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को, 10 सीटें मांझी को, मुझे भी ये फाइनल सूची नहीं लग रही है। फाइनल सूची तो कुछ और ही होने वाली है। और वो मेरा जो अनुभव है, मुझे जो जानकारी है कि चिराग पासवान की सीटें 22 से 25 के बीच में हो सकती हैं। जेडीयू बीजेपी की सीटें बराबर हो सकती हैं, 1 सीट का फर्क हो सकता है इधर उधर। और जीतन राम मांझी को जितनी सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी, 7 सीटें, वही मिलने की उम्मीद है। और उपेंद्र कुशवाहा को भी 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। तो यही नया फार्मूला होगा एनडीए में सीट बंटवारे का। और वो फार्मूला मुझे लगता है कि नवरात्र में सामने आ जाएगा। नवरात्र में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबको नवरात्र का इंतजार है, क्योंकि पितृपक्ष में कोई अनाउंस नहीं करेगा सीट बंटवारा या उम्मीदवार। तो नवरात्र में जनसुराज भी करने वाला है। नवरात्र में नीतीश कुमार की पार्टी भी करेगी। हालांकि नीतीश कुमार ने आज पहली बार अपने पहले उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। बक्सर गए थे कार्यक्रम में और राजपुर विधानसभा सीट से संतोष निराला को उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो संतोष निराला एनडीए के पहले उम्मीदवार हैं जिनका नाम घोषित हुआ है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये पहला बड़ी खबर है ये बक्सर से। तो मुझे लगता है कि नवरात्र में सभी दल अपना अपना उम्मीदवार घोषित कर देंगे, सीट का बंटवारा सब फाइनल हो जाएगा। तो इंतज़ार करिए, नवरात्र तक इंतज़ार करिए, नवरात्र तक कुछ नहीं होने वाला है।
सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात बढ़ रही है एनडीए गठबंधन में? देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। जो हेडक्वार्टर से लोगों को आदेश मिलेगा वो मान्य होगा, और वो हम समझते हैं राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके बाद ये बातें होगी। आपने दिल्ली में शायद आपने कहा भाषण में कि हमको जरूरत पड़ेगी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो आपने ये बात आपने कहा था? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी जरूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्राएं करते हैं हम लोग। तो लास्ट मैंने 20 में वार्षिक चुनाव मीटिंग किया था, तो वार्षिक चुनाव मीटिंग क्या अपने क्षेत्र में किया था, सब जगह किया था। उसी प्रकार से सबको कहा कि सब जगह हम लड़ना होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। सर, एक सवाल है, चिराग पासवान कर रहे हैं कि जेडीयू से अलग होकर लड़े 143 फिर 43, इसी के बीच में सीट चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो, हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। अच्छा, केरल कांग्रेस ने जो बयान दिया है बीडी और बिहार को लेकर, आप कैसे देखना है? वो बहुत अपमानजनक बात किया है, और कांग्रेस वालों को तो लग रहा है कि उनके जमीन जो धरत पैर का है सब निकल जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में प्रलाप कर रहे हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के माँ को और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भद्दी भद्दी बातें सुनाई, उसी प्रकार से केरल में उनके लोग सुनाए हैं। तो कहने का मतलब इससे पता चल जा रहा है कि वो लोग जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं। वो कुछ गलत ढंग की बात प्रचारित कर करके अपने को स्थापित करना चाहते हैं, यही साबित होता है। और जो केरल में जो बात हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। जीएसटी में बड़े बदलाव हुए हैं, गरीबों के लिए एनडीए नेताओं कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक फैसला है। आज हम 46 वर्ष से राजनीति में हैं। इतना बड़ा सौगात गरीबों के लिए कभी नहीं दी गई थी, और खास करके जब दिवाली और दशहरा मनाने जा रहे हैं हम लोग, उस समय आपने देखा है कि जो 28% का स्लेब था और 12% का स्लेब था, उसको कर दिया गया है 18 और 5, और उसमें भी दर्जनों ऐसे जिनिस हैं जिन पर 1 पैसा का भी जीएसटी नहीं लग रहा है, जीएसटी। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरेंगे, गरीबों के लिए बात करते हैं। वैसी परिस्थिति में जो भी संभव था उन्होंने किया है। इससे एक तो हमारा जितना महंगाई है, महंगाई का मुद्दा लोग बनाते थे, वो मुद्दा साफ होता है। और दूसरी तरफ दूसरे देश जो गिदर भभकी दे करके हम पर दबाव डालना चाहते हैं, उनको भी इससे जवाब मिले। तो अब सुन रहे थे पूरे डिबेट को। तो बिहार की राजनीति अब धीरे धीरे चुनावी मोड में आ रही है, और ऐसे में हर बयान का अपना अलग असर है। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।